सब लोग एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम में पहुंच गए। लोग सुपर पावर्स हासिल करने के लिए पागलों की तरह आपस में लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ मैं ही अकेला था जिसने अनलिमिटेड मनी को चुना। यह देखकर हर कोई मुझ पर हंसने लगा और मुझे बेवकूफ़ कहने लगा। उनका मानना था कि इस अपोकलिप्स में पैसा पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि असली खतरा कौन है। इस खेल में ज़ॉम्बीज़ असली खतरा नहीं थे, बल्कि सुपर पावर्स वाले जिंदा लोग उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक होने वाले थे। तभी अचानक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंज उठी। हम में से 300 प्लेयर्स को सीधे इस गेम के अंदर ड्रॉप कर दिया गया था। सिस्टम ने हमें समझाया कि असल दुनिया में हम सब की मौत हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी का ये दूसरा मौका पाने के लिए हमें इस अपोकलिप्टिक गेम के अंत तक हर हाल में जिंदा बचे रहना होगा। इसके बाद अगला दौर शुरू हुआ, जहां हमें अपने स्टार्टिंग आइटम्स को चुनना था। मैंने शेल्फ पर रखी चीज़ों पर नज़र दौड़ाई तो वहां ज़्यादातर अलग अलग तरह की सुपर पावर्स का एक अजीब सा मिश्रण था। बाकी के प्लेयर्स उन्हें झपट लेने के लिए आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे, लेकिन मैं सीधा उस लिस्ट के आखिरी पन्ने पर चला गया। वहां सबसे नीचे मेरी नज़र एक सिक्के पर पड़ी जिस पर एंडलेस वेल्थ लिखा हुआ था। मैंने बिना दोबारा सोचे उसे तुरंत अपने हाथों में उठा लिया। मेरे साथ इस खेल में आए मेरी क्लास के मॉनिटर वैंग टैंग ने अपने लिए माइंड कंट्रोल की पावर को चुना था। मुझे वो सिक्का उठाते देखकर वो अपनी आदत से मजबूर होकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। वैंग टैंग हंसते हुए बोला, मार्क, तुम सच में पैसों के लिए इतने भूखे हो? दुनिया खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में ये कैश तुम्हारे किस काम आएगा? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, वो तुरंत क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लू रुयन की तरफ मुड़ गया। उसने अपने लिए पावर ऑफ लव नाम की एक एबिलिटी चुनी थी। लू रुयन ने बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर इंसान को अपने प्यार के जाल में फंसा सकती हूँ, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ भी मेरे इस आकर्षण से नहीं बच पाएंगे। जब सच्चा प्यार मेरी रक्षा करेगा तो मैं इस खेल में यकीनन जिंदा बच जाऊंगी। जैसे ही सबने अपने अपने आइटम्स चुन लिए, सिस्टम की आवाज़ एक बार फिर गूंजी। उसने हर किसी को अपनी एबिलिटीज़ को ट्रेन करने और आने वाली जंग के लिए तैयार होने के लिए पूरे 1 साल का समय दिया। ठीक 12 महीनों के बाद अपोकलिप्स मोड आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। इस गेम का नियम बेहद कड़ा था। यहाँ से केवल एक ही विजेता बाहर निकल सकता था। जो आखिरी इंसान जिंदा बचेगा वही इस ग्रैंड प्राइज पर अपना दावा कर सकेगा। इस नियम को सुनते ही वहां मौजूद हर एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया। जो लोग पहले आपस में टीम बनाने की सोच रहे थे, अब वे एक दूसरे को गहरी शक की निगाहों से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में अब कोई किसी का दोस्त नहीं था, हर कोई एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन चुका था। मैंने वहां 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस जगह से बाहर निकल गया। मैंने सीधे अपने अपोकलिप्स सर्वाइवल प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने दुनिया के नक्शे को अच्छी तरह से खंगाला और पैसिफिक ओशन में मौजूद एक बेहद सुनसान टापू पर अपनी नज़रें टिका दीं। वो टापू किसी भी खतरनाक फॉल्ट लाइन पर नहीं था और बड़े तूफानी इलाकों से भी काफ़ी दूर था। वहाँ एक प्राकृतिक समतल ज़मीन थी जो एयर स्ट्रिप बनाने के लिए एकदम सही थी, और वो चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था जो उसे प्राकृतिक रूप से बेहतरीन कवर दे रहे थे। मैंने तुरंत 1 बिलियन खर्च करके उस पूरे टापू को सीधे खरीद लिया। मैंने सामान्य रूप से उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रखा और बाहर की दुनिया को ये दिखाया कि मैं इसे टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहा हूँ। मैंने एक ही बार में 10 बड़े क्रूज शिप्स खरीदे, फिर उन NPCs के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और भारी मशीनरी के साथ साथ सारा बिल्डिंग मटेरियल उस टापू पर भिजवा दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने उन NPC एग्जीक्यूटिव से बेहद सख्त NDAs साइन करवाए थे, जिसकी वजह से उन्हें खुद भी नहीं पता था कि फ्यूचर आइलैंड असल में दुनिया के किस कोने में है। जैसे ही वे क्रूज शिप्स फ्यूचर आइलैंड पर पहुंचे, वर्कर्स ने वहां सबसे पहले एक काम चलाऊ एयर स्ट्रिप बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने दुनिया भर से बेहतरीन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एयरलिफ्ट करने के लिए पूरे 100 प्लेन्स बुक किए। वे वर्कर्स दिन रात एक करके पागलों की तरह काम में जुट गए। फ्यूचर आइलैंड को पूरी दुनिया के रडार से छिपाकर रखने के लिए मैंने पहले ही भारी मात्रा में सिग्नल जैमर्स खरीद लिए थे और वहां आते ही सभी वर्कर्स के फ़ोन जब्त कर लिए थे। मैंने उस टापू पर 10 अल्ट्रा रीइंफोर्स्ड फोर्ट्रेसेस तैयार करवाए। उनमें इस्तेमाल किया गया सारा मटेरियल टॉप ग्रेड और सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड का था, जिन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वे 12 की तीव्रता वाले भयंकर भूकंप को भी आसानी से झेल सकें। इसके साथ ही हर एक फोर्ट्रेस के बाहरी हिस्से को इस तरह से कैमोफ्लेज यानी छुपा दिया गया था कि आसमान में घूमने वाले सैटेलाइट्स भी उनका पता न लगा सकें। लेकिन ये सब तो बस ऊपर ऊपर का दिखावा था, एक तरह का स्मोक स्क्रीन। मेरा असली डूम्सडे बंकर तो ज़मीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड था। ये अंडरग्राउंड बंकर ऐसा था जो किसी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक और बायोकेमिकल अटैक को आसानी से झेल सकता था। यहाँ तक कि सुरंग बनाने वाले ज़मीन के अंदर के ज़ॉम्बीज़ भी 5 मीटर मोटी ठोस स्टील की दीवार को नहीं तोड़ सकते थे। ज़मीन के ऊपर बने उन फोर्ट्रेसेस से नीचे अंडरग्राउंड जाने के लिए गुप्त रास्ते बने हुए थे, लेकिन उन रास्तों को बेहद संकरा बनाया गया था, जहां से एक बार में केवल एक ही इंसान गुजर सकता था। अंदर का नज़ारा किसी भूल भुलैया जैसा था। अगर आप किस्मत वाले हुए और आपने सही रास्ता ढूंढ भी लिया
तो भी मुख्य दरवाजे तक पहुंचने का मतलब ये नहीं था कि आप बच जाएंगे, क्योंकि पूरे रास्ते में खतरनाक जाल बिछे हुए थे। अगर कोई एक रास्ता ब्लास्ट से उड़ भी जाता तो भी मैं सतह पर वापस आने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर सकता था। इस अपोकलिप्स में एनर्जी ही सब कुछ होने वाली थी। बिजली की सप्लाई की दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने टापू पर विंड टर्बाइन्स लगवाए और साथ ही टाइडल और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स का भी इंतजाम किया। पानी का बंदोबस्त करना भी काफ़ी आसान था। मैंने रेन वाटर कलेक्टर्स और सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम्स फिट करवाए। यहाँ तक कि मैंने ज़मीन के नीचे से पानी निकालने वाले ऐसे ग्राउंड वाटर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट का भी इंतजाम किया जो अपोकलिप्स के दूषित पानी को भी बिल्कुल साफ और पीने लायक बना सके। इसके साथ ही वहाँ इंस्टेंट हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, इंस्टेंट लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन वाले उपकरण भी लगाए गए थे। बंकर के सीवेज को ठिकाने लगाने के लिए एक विशेष वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया गया था। बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी दीवारों को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। बंद होने पर ब्लास्ट डोर्स पूरी तरह से एयरटाइट हो जाते थे। यहाँ का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम सच में बहुत ज़्यादा मजबूत था। मैंने कई एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए ताकि इस अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा साफ और भरपूर हवा मिलती रहे। इसके अलावा मैंने बैकअप के तौर पर 0.000 ऑक्सीजन कैनिस्टर्स का स्टॉक भी जमा कर लिया ताकि अगर कभी मुझे खुद को पूरी तरह अंदर बंद भी करना पड़े तो हवा की कमी ना हो। मैंने 12 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए थे ताकि अगर एक या दो खराब भी हो जाएं तो बाकी के हिस्से काम संभाल सकें। हर एक कंपार्टमेंट का अपना एक खास काम था। उनमें से 3 कंपार्टमेंट्स में लेटेस्ट ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो सब्जियां उगाने, मछलियां पालने और मुर्गियां रखने में पूरी तरह सक्षम थी। मैंने 2 बड़े वेयरहाउसेज में इतना सामान भर लिया था जो आराम से 10 साल तक चल सके, जिसमें दवाइयां, खाना और पानी शामिल था। जब भी उन एनपीसीएस को मेरे इस कंस्ट्रक्शन पर कोई शक होता तो मैं बस उनकी तरफ मोटी रकम की टिप्स फेंक देता ताकि उनका मुंह बंद रहे। इसके बाद मैं ईगल लैंड गया और वहां से भारी हथियार खरीदे जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स शामिल थे। और चूंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था इसलिए मैंने ब्लैक मार्केट के रास्तों का इस्तेमाल करके 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हासिल कर लिए। वहीं किसी खाड़ी में मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एक जेट को छिपाकर खड़ा कर दिया था। उस अंडरग्राउंड बंकर से एक सुरंग सीधे सबमरीन डॉक तक जाती थी। सुपर पावर्स वाले खिलाड़ियों को इस टापू तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने टापू के मुख्य हिस्से के पास आर्टिफिशियल रीफ्स यानी नकली चट्टानें बनवा दी थी। बाहर से आने वाला कोई भी बड़ा जहाज उनसे टकराकर किनारे के पास ही डूब जाता। मैंने पूरे कोस्टलाइन के चारों तरफ और आसपास के पानी में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगवा दी थी। मैंने हर जगह एक्सप्लोजिव्स यानी बारूद बिछा दिया था। यहाँ तक कि मैंने रेडार सिस्टम्स भी इंस्टॉल किए ताकि टापू की तरफ आने वाली किसी भी चीज़ का समय रहते पता लगाया जा सके और उसे सही समय पर मार गिराया जा सके। आसमान से आने वाले संक्रमित पक्षियों को टापू पर उतरने से रोकने के लिए मैंने हवा में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक ग्रिड खड़ा कर दिया। महज 1 साल के अंदर इस टापू के सारे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो चुके थे। जाहिर है, अपने दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए मैंने दुनिया भर में कई टूरिज्म साइट्स डेवलप करने का एक बड़ा नाटक भी रचा ताकि उन खिलाड़ियों को भनक तक न लगे। वे सारे रिजॉर्ट्स असल में मेरे बैकअप लोकेशंस थे जहां मैं बिना ईंधन दोबारा भरे सीधे उड़कर जा सकता था। एनपीसीएस के आखिरी बैच को वहां से विदा करने के बाद अब मैं ही अकेला वहां बचा था। टापू पर मेरे अलावा अब कोई नहीं बचा था। मैंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी को पूरी तरह खरीद लिया और ऑर्बिट में चक्कर काट रहे 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया ताकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन हमेशा चालू रहे। उस पूरे साल के दौरान मैंने दुनिया भर की एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को अपने नाम कर लिया। फिर आखिरी हफ्ते में मैंने उन सभी प्लेन्स और शिप्स को पूरी तरह तबाह करने का हुक्म दे दिया। पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि सबसे अमीर आदमी ने लंबी दूरी के सारे ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहां मौजूद सभी एनपीसीएस को लगा कि उस अमीर शख्स का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन सिर्फ खिलाड़ी ही इस बात का असली मतलब समझ पा रहे थे। वे जान गए थे कि यह ग्लोबल टाइकून कोई और नहीं बल्कि उनका ही एक कड़ा प्रतिद्वंदी है। तभी खिलाड़ियों के चैट इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। वैंग टैंग ने चैट पर मुझसे पूछा, मार्क, वो ग्लोबल टाइकून तुम ही हो ना? वही एक अकेला इंसान था जिसने मुझे इन्फिनिट वेल्थ चुनते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ठीक 1 हफ्ते बाद आखिरकार वो क़यामत की घड़ी यानी अपोकलिप्स आ ही गया। अपनी एबिलिटीज़ को पूरी तरह मैक्स आउट कर चुके खिलाड़ी अब एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार थे। पब्लिक स्क्रीन पर 300 खिलाड़ियों के नाम और उनकी आईडीज़ दिखाई देने लगीं। मेरा नंबर 99 था, वैंग टैंग का नंबर 100 था और लू यान का नंबर 101 था। तभी सिस्टम की घोषणा गूंजी, ध्यान दे, अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि केवल एक खिलाड़ी जिंदा न बच जाए। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस विनाश की शुरुआत पूरी दुनिया में होने वाली एक मूसलाधार बारिश से होगी। कई दिनों तक लगातार होने वाली इस बारिश ने हर तरफ भयानक बाढ़ ला दी। फ्यूचर आइलैंड भी इसकी चपेट में आया, लेकिन यह टापू बहुत छोटा था
और 2 दिनों के बाद वहां से बादल छट गए। मुझे तो अपने अंडरग्राउंड बंकर में छिपने तक की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ सुपर पावर्स वाले खिलाड़ी इस आफत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे इस दुनिया में बिल्कुल कंगाल होकर आए थे। पूरे साल वे पैसों के लिए यहां वहां भटकते हुए अपनी पावर्स को ट्रेन करने में लगे रहे। उनकी इस कशमकश और संघर्ष का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं था। उनके पास जमा किया हुआ राशन और सामान ना के बराबर था। सिर्फ कुछ ही खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अपराध करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था और एक आलीशान विला हासिल करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने उस विला के बेसमेंट में अपना शेल्टर बनाया था। लेकिन बाढ़ का पानी सबसे पहले उसी बेसमेंट में घुसा और उनका सारा सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया। देखते ही देखते वो पूरा विला बाढ़ के पानी में समा गया। कुछ खिलाड़ियों ने अंडरग्राउंड गैरेज में अपने शेल्टर बनाए थे, वे भी पूरी तरह पानी से भर गए। ऊंचे फ्लोर पर बने शेल्टर अभी के लिए सुरक्षित थे, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन अंडरग्राउंड खिलाड़ियों का पहले से ही कम सामान अब धीरे धीरे पूरी तरह खत्म होने लगा। हर कोई बुरी तरह घबराने लगा था। वहीं दूसरी तरफ मैं आराम से स्नैक्स चबाते हुए इंटरनेट पर एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो स्ट्रीमर खिड़की के पर्दों के पीछे छिपकर चुपके से सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग का वीडियो बना रहा था। वहां एक खिलाड़ी अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करके सामान लूटने के लिए लोगों के घरों पर धावा बोल रहा था। स्ट्रीमर फुसफुसाते हुए बोला, भाई लोग, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है और न ही कोई कॉस्प्ले है। ये सच में पावर्स का इस्तेमाल करने वाला एक असली एबिलिटी यूजर है। ये पहले हमारी सोसाइटी का एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, लेकिन अब देखो, ये आग से दरवाजों को पिघलाकर अंदर घुस रहा है। ये उसकी 10वीं डकैती है। ये देखकर लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग लिखने लगे, तो क्या सच में एबिलिटी यूजर्स होते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि सच में कयामत आ चुकी है? स्ट्रीमर भाई, जरा बच के रहना। जब वो उस बिल्डिंग का काम तमाम कर देगा तो अगला नंबर तुम्हारी ही बिल्डिंग का होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे, क्या फायर पावर सच में इतनी दमदार होती है? तभी उस पीड़ित खिलाड़ी ने एनपीसीएस को इस बात की भनक दे दी। कुछ ही देर में स्वॉट ऑफिसर्स की एक पूरी टीम रेस्क्यू बोट्स में सवार होकर उस कॉम्प्लेक्स में पहुंच गई। उन्होंने अपनी बंदूकें तानकर उस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। यह नज़ारा देखकर स्ट्रीमर के हाथ उत्साह के मारे कांप रहे थे। स्ट्रीमर ने कैमरे के सामने कहा, दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सामने से ऐसी गनफाइट देख रहा हूं। इस गार्ड की आग सच में बहुत खतरनाक है। उसने कुछ ही सेकंड्स में स्टील के उस भारी गेट को पूरी तरह पिघला दिया। स्वॉट की टीम तेजी से बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। तभी अचानक छत से एक साया हवा में उड़ता हुआ बाहर निकला और सीधे बाढ़ के उस गहरे पानी में जा गिरा। उसके कुछ ही देर बाद ग्लोबल चैट पर उस खिलाड़ी का नाम पूरी तरह ग्रे यानी धुंधला हो गया। इसका साफ मतलब था कि वो खिलाड़ी अब मारा जा चुका है। ठीक उसी पल चैट विंडो पर वैंग टैंग ने मुझे एक बार फिर मैसेज किया। वैंग टैंग ने लिखा, मार्क, आओ हम दोनों एक टीम बना लेते हैं। देखो, हम पुराने क्लासमेट्स हैं और स्क्रीन पर हमारे नंबर्स भी बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल हैं। अगर हम दोनों टीम बना लें तो हम दोनों आखिर तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बेशर्मी से मुझे बार बार वीडियो रिक्वेस्ट भेजता रहा और मैं हर बार उसे नजरअंदाज करता रहा। अगर मैंने उसके साथ टीम बना ली और आखिर में सिर्फ हम दोनों ही बचे तो वो अपनी माइंड कंट्रोल की शक्ति से मुझे मार देता और अकेले जीत जाता। क्या उसने मेरी समझदारी को कम आंका था या फिर खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझ बैठा था? इधर पानी और बिजली पूरी तरह बंद हो चुकी थी। खाने पीने का सामान भी तेजी से खत्म होने लगा। 3 महीने तक चली भीषण बाढ़ ने एनपीसीज की बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। आखिरकार कुछ लोग अब और सहन नहीं कर पाए। उन्होंने जान जोखिम में डालकर लूटपाट और आगजनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ खिलाड़ी भी भीड़ में घुल मिलकर जिंदा रहने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन उनकी विशेष शक्तियां ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी। ये बात सीधे ऊंचे अधिकारियों की नजर में आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया, जिसके पास भी कोई विशेष शक्ति हो उसे पकड़ लिया जाए। जो भी पकड़ा जाता उसे रिसर्च फैसिलिटी भेज दिया जाता। सिर्फ 1 महीने के अंदर 30 खिलाड़ियों की जानकारी सार्वजनिक स्क्रीन पर डाल दी गई। अचानक सभी खिलाड़ी डरे हुए पक्षियों की तरह बेचैन हो गए। हर कोई डर के साए में जीने लगा। उधर मेरी दुनिया इन सबसे बिल्कुल अलग थी। मैं आराम से अपने सब्जियों के खेत देखता, अपनी आलीशान हवेली में गेम खेलता और स्विमिंग पूल में तैरकर मजे करता था। फ्यूचर आइलैंड मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मैं सचमुच ऐश की जिंदगी जी रहा था। लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। आखिरकार किसी ने मेरा राज दुनिया के सामने खोल ही दिया। किसी अज्ञात खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैट में लिखा, प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। एपोकलिप्स से पहले उसने जरूर बहुत सारे शेल्टर बनाए होंगे। अगर प्लेयर 99 मिल गया तो हम सब बच सकते हैं।
काफी समय से शांत पड़ी वर्ल्ड चैट अचानक फट पड़ी। प्लेयर 99 सामने आओ। तुम अकेले आराम की जिंदगी जी रहे हो जबकि हम सब तड़प रहे हैं। कितने निर्दयी और स्वार्थी हो तुम। ऐसे खिलाड़ियों को खत्म कर देना चाहिए। 99 को ढूंढो तभी हम बचेंगे। कुछ ही पलों में सभी खिलाड़ी पागल हो उठे। वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं तो बस शांति से छिपकर रहना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा नाम दुनिया के सामने ला ही दिया। तब मैंने खुद वर्ल्ड चैट में एक संदेश भेजा, सभी लोग शांत हो जाइए, मैं ही प्लेयर 99 हूं। तुम लोगों को शेल्टर चाहिए, मैं दे सकता हूं। लेकिन मैंने शेल्टर सिर्फ 4 देशों में बनाए हैं, ड्रैगन, ईगल, हांस और कंगारू, और हर शेल्टर में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही रह सकते हैं। इसके बाद मैंने दुनिया के नक्शे पर चारों शेल्टर की लोकेशन मार्क कर दी। मैंने कहा यहाँ कुल 200 से ज्यादा खिलाड़ी हैं, इसलिए सभी लोगों का अंदर आना नामुमकिन है। लेकिन मैं तुम्हें शेल्टर का पासवर्ड दे देता हूँ, जो पहले पहुंचेगा वही अंदर जा पाएगा। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड भेजा, सभी खिलाड़ी बुरी तरह बेकाबू हो गए। जो सबसे पहले शेल्टर तक पहुंच जाता वही इस भयानक बाढ़ से बच सकता था। सिर्फ एक ही रात में कुछ खिलाड़ी शेल्टर तक पहुंच भी गए। उनमें से ज्यादातर के पास स्पीड से जुड़ी शक्तियां थी। शेल्टर ऊंची जगह पर बनाया गया था जहां बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं सकता था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। आखिरकार मैंने इन चारों शेल्टरों को पूरी तरह आलीशान बनाया था। अंदर हर वो सुविधा मौजूद थी जिसकी कोई कल्पना भी कर सकता था। फ्रीजर स्वादिष्ट जमे हुए खाने से भरे पड़े थे। तभी प्लेयर 58 गर्व से वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीम करने लगा। मुझे उम्मीद थी कि शेल्टर मिलेगा, लेकिन इतना शानदार होगा इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सच में पैसा खुशी खरीद सकता है। अंदर सभी लोग स्टेक और लैम्ब खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे। पूरी मेज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। प्लेयर 58 ने बताया, इस समय अंदर 12 लोग मौजूद हैं। हम सब ने वोटिंग करके फैसला लिया है कि ड्रैगन किंगडम वाले शेल्टर को अब लॉक कर दिया जाएगा। संसाधन सीमित हैं, अब किसी और को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उधर बाकी खिलाड़ी अभी भी रास्ते में थे। जैसे ही उन्होंने ये लाइव स्ट्रीम देखी, उनका धैर्य पूरी तरह टूट गया। शेल्टर के बाहर लगातार खिलाड़ियों की भीड़ जमा होने लगी। उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो बाढ़ में डूबकर मर जाएं या भूख से तड़प कर। इसलिए उन्हें हर हाल में इस आखिरी उम्मीद पर कब्जा करना था। जिंदा रहने की चाह ने उन्हें पूरी तरह बेकाबू कर दिया। वे अंदर मौजूद खिलाड़ियों से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगी, लेकिन अंदर मौजूद खिलाड़ियों ने पहले ही दरवाजे को मजबूती से लॉक कर दिया था। बाहर मौजूद खिलाड़ियों ने दरवाजे और दीवारों पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर दिया। वे अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस मजबूती से बंद मुख्य दरवाजे को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहे थे। उधर शेल्टर के अंदर मौजूद लोग अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि तभी मैंने अचानक वर्ल्ड चैट में एक संदेश भेजा। मैंने लिखा, क्या इस शेल्टर की क्षमता 20 लोगों की नहीं थी? अभी भी 8 और लोग अंदर जा सकते हैं। मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है जिससे दरवाजा लॉक होने के बाद भी अंदर जाने का रास्ता खुल सकता है। इसका गुप्त दरवाजा साउथ ईस्ट दिशा की तरफ है। दीवार के नीचे की तरफ जो डेकोरेटिव ब्रिक लगी है, बस उसे घुमाओ और गुप्त दरवाजा तुम्हारे सामने होगा। ये सुनते ही बाहर खड़े खिलाड़ी पागलों की तरह उस गुप्त दरवाजे की तरफ दौड़े। उन्होंने उस प्राचीन डेकोरेटिव ब्रिक को ढूंढा और उसे जोर से घुमा दिया। देखते ही देखते उस पुरानी दीवार में सचमुच एक गुप्त दरवाजा उभर आया। बचे हुए उन आखिरी 8 स्थानों पर कब्जा करने के लिए खिलाड़ियों के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। हर कोई एक दूसरे को कुचलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उन्हीं के बीच एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की अपनी धीमी रफ्तार की वजह से सबसे पीछे छूट रही थी। अचानक उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके हाथों से जंगली लताएं बाहर निकली। उन लताओं ने आगे दौड़ रहे खिलाड़ियों की भीड़ पर बुरी तरह हमला किया, जिससे आगे बढ़ रहे कई खिलाड़ी एक साथ जमीन पर गिर पड़े। तभी ब्लेड एबिलिटी वाले एक खिलाड़ी ने फुर्ती दिखाते हुए अपने पैरों के नीचे फंसी लताओं को तेजी से काटा। वो तुरंत पीछे घुमा और हवा में एक विंड ब्लेड लहराई, जिसने सीधे उस लताएं चलाने वाली लड़की का गला रेत दिया। वो ब्लेड प्लेयर सबसे पहले गुप्त दरवाजे तक पहुंचा। उसने तुरंत ओवरराइड कोड डाला और दरवाजा एक झटके में खुल गया। वो बेहद खुश होकर तुरंत अंदर की तरफ भागा। ठीक उसी पल एक दूसरे खिलाड़ी ने लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके वहां खड़ी पूरी भीड़ को एक ही झटके में जमीन पर ढेर कर दिया। वो दूसरा खिलाड़ी भी बिजली की रफ्तार से दरवाजे के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही तीसरा खिलाड़ी एंट्री गेट के करीब पहुंचा, जमीन पर गिरे हुए एक खिलाड़ी ने नीचे से उसका पैर कसकर पकड़ लिया। जमीन पर पड़े उस खिलाड़ी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने अपने जहरीले नाखूनों को सीधे उस खिलाड़ी की जांघ में घोंप दिया। वो वेनम प्लेयर अपनी जान बचाकर भागने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, तभी पीछे से एक फौलादी हाथ ने उसकी छाती को चीरते हुए आर पार कर दिया। इस तरह उस सुरक्षित शेल्टर के दरवाजे पर एक एक करके खिलाड़ी दम तोड़ने लगे। जिंदा रहने की इस भूख ने उनके अंदर की बची खुची इंसानियत को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था। तब जाकर यह समझ आया कि सिस्टम ने उन्हें जो विशेष शक्तियां दी थी, वे ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए नहीं थी। वे शक्तियां तो असल में उन्हें एक दूसरे को जान से मारने के लिए दी गई थी। अब शेल्टर के अंदर बैठे खिलाड़ी भी चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। अंदर मौजूद उन 12 लोगों के पास केवल तेजी से भागने की क्षमता थी, लेकिन उनके पास असल में लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर उन्होंने इस गेट को बंद नहीं किया और बाहर से ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी अंदर आ गए, तो वे सब अंदर ही बैठे बैठे मारे जाएंगे।
अभी अभी अंदर घुसे ब्लेड प्लेयर और लाइटनिंग प्लेयर को भी इस खतरे का एहसास हो गया था। उन्होंने तुरंत आपस में हाथ मिलाया और अंदर से ही बाहर मौजूद खिलाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि वे अंदर न आ सके। ठीक उसी समय सार्वजनिक स्क्रीन पर मौतों का आंकड़ा बेहद तेजी से ऊपर भागने लगा। खिलाड़ियों की लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। इंसान की फितरत हर जगह एक जैसी ही होती है। बाकी के तीनों शेल्टरों पर भी इसी तरह की खूनी जंग छिड़ चुकी थी और चारों तरफ बस मौत का तांडव चल रहा था। मैंने सर्विलेंस कैमरों के सारे फीड्स को ध्यान से देखा, लेकिन मुझे कहीं भी वांग टैंक दिखाई नहीं दिया। वैसे वो भला किसी शेल्टर में क्यों जाने लगा? तभी मेरी किस्मत अच्छी थी कि वांग टैंक का मैसेज सीधे मेरे पास आया। उसने लिखा, मार्क, हमें देखो, हमने कभी कोई टीम नहीं बनाई, फिर भी हमारे बीच का तालमेल कितना शानदार है। हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के साथी होने के लिए हैं। मैंने जवाब दिया, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? मेरी पहचान सर के सामने लाकर मुझे इस मुश्किल में डालने वाले तुम ही थे। वांग टैंक ने कहा, अरे इतना गुस्सा मत हो दोस्त, अगर मैंने वो प्लान नहीं बनाया होता तो हम इन बाकी खिलाड़ियों को मौत के मुंह में कैसे भेज पाते? तुम्हें तो बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे रास्ते के सारे कंपटीशन को ही साफ कर दिया। जब हम दोनों आपस में चैट कर रहे थे, ठीक उसी समय वो शेल्टर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया। संख्या पूरी होते ही वहां का मुख्य गेट अपने आप हमेशा के लिए पूरी तरह लॉक हो गया। शेल्टर के बाहर खून की नदियां बह रही थी और जो लोग अंदर नहीं पहुंच पाए थे वे अभी बाहर तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेल्टर के अंदर पहुंचे खिलाड़ी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए वांग टैंक से कहा, सच में ये बेहद अफसोस की बात है कि तुम उस शेल्टर के अंदर मौजूद नहीं हो। मैंने एक बटन दबा दिया। अगले ही पल अंदर दबाकर रखे गए हजारों टन विस्फोटक एक साथ फट पड़े। उस धमाके की भयानक लहर ने शेल्टर के बाहर बचे हुए खिलाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया। विस्फोट के बाद खिलाड़ियों की संख्या सीधे 116 कम हो गई। अब पूरे खेल में केवल 91 खिलाड़ी ही बचे थे। काफी देर बाद वांग टैंक का आखिरकार मुझे एक संदेश आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर दी। मदद करने के लिए धन्यवाद, वरना इतने सारे खिलाड़ियों को एक ही शेल्टर में इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। जो खिलाड़ी बिना जहाज या विमान के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे, वे अब सब खत्म हो चुके हैं। मैं पिछले 1 साल से इसी पल की योजना बना रहा था कि कैसे उन सभी को एक ही बार में खत्म किया जाए। आखिरकार वही शेल्टर उनकी कब्र बन गए। शेल्टर में हुए इन विस्फोटों की खबर इतनी जल्दी बाहर नहीं फैल सकती थी। बाकी बचे खिलाड़ियों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वांग टैंक को सब कुछ तुरंत समझ आ गया। इसका मतलब साफ था कि वो दूर बैठकर पूरी घटना पर नजर रख रहा था। उसी समय सिस्टम का एक संदेश मेरे सामने आया, बधाई हो, तुम सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को मारने वाले खिलाड़ी बन चुके हो। तुम्हें एक अतिरिक्त इनाम दिया जाता है। ये देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आखिर इस प्रलय में हमेशा वही जीवित रहता है जो सबसे अधिक ताकतवर होता है। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा और डूबी हुई जमीन फिर से दिखाई देने लगी। सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब यह आपदा खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह बाढ़ अपने साथ एक भयानक महामारी भी लेकर आई थी। मर चुके कई एनपीसी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। सिस्टम ने घोषणा की, पहला चरण अपोकलिप्टिक फ्लड पार करने वाले 101 खिलाड़ियों को बधाई। अब शुरू होता है दूसरा चरण, अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बीज। आखिरकार अब असली परीक्षा शक्तियों की होने वाली थी। वो तथाकथित नंबर 99 अब लगभग मरने ही वाला था। उसी समय ल्यूरवान ने मुझे एक निजी संदेश भेजा। उसने लिखा, मार्क, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। तुम ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर तुम अपने कुछ सामान मेरे साथ बांट दो और मुझे अपनी लोकेशन बता दो तो मैं आकर तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। मैंने धीरे धीरे केवल एक प्रश्नवाचक चिन्ह टाइप करके भेज दिया। उसने फिर कहा, मेरी एबिलिटी को कम मत समझो, मैं पूरी बाढ़ के दौरान सिर्फ उसी की वजह से जिंदा बची थी। बेशक मुझे अच्छी तरह पता था कि वो कैसे बची थी। उसने लोगों को अपने प्यार में फंसाने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, फिर अपने पड़ोसियों को धोखा देकर उनका सारा सामान हड़प लिया था, और जब बचाव दल पहुंचा तो सबसे पहले उसी को बचाया गया। ये सब सोचकर मैंने उसे जवाब दिया, माफ करना, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा ल्यूरवान को यह पता होना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, यह भी कोई संयोग नहीं था। पूरी दुनिया के हर महाद्वीप में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था, क्योंकि मैंने पहले ही सभी विमान और जहाज नष्ट कर दिए थे, जिससे पैसिफिक द्वीप देशों और अंटार्कटिका तक जाने वाले सभी रास्ते पूरी तरह बंद हो गए थे। अब वहां पहुंचने के सारे मार्ग कट चुके थे। शुरुआती साधारण ज़ॉम्बियों से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वायरस बेहद तेजी से फैल रहा था। बार बार फैलने के बाद उसमें बदलाव आने शुरू हो गए, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने पहले से अनुमान लगाया था। धीरे धीरे बुद्धिमान ज़ॉम्बी और विशेष शक्तियों वाले ज़ॉम्बी भी दिखाई देने लगे। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी एबिलिटी यूजर का मांस खा लेता तो उसे भी वही शक्ति मिल जाती थी। जल्द ही खिलाड़ियों को समझ आ गया कि बिना किसी गठबंधन के उनका बच पाना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर समूह बनाना शुरू कर दिया और ज़ॉम्बियों से बचने के लिए अपने अपने सुरक्षित बेस भी बनाने लगे। लेकिन वे बेस सिर्फ ज़ॉम्बियों से ही नहीं लड़ते थे, वे आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ बेरहमी से लड़ाई करते थे, सिर्फ सामान और जिंदा रहने के लिए। ज़ॉम्बी वायरस का सामना करने के लिए मुझे समुद्र में मजबूत स्टील के जाल लगाने पड़े, ताकि कोई भी संक्रमित मछली तैरकर फ्यूचर आइलैंड तक ना पहुंच सके।
इतना ही नहीं, मैंने आसमान में ऊपर बिजली से चलने वाली सुरक्षा ग्रिड भी लगवा दी ताकि कोई संक्रमित पक्षी वहां आकर उतर ही ना सके। अब सूरज की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी, वो कुछ फीकी सी लगने लगी थी। बारिश वाले दिनों में मैं बाहर का सारा काम छोड़कर अपने भूमिगत बंकर के अंदर ही रहता था। जब तक मशीनें ये पुष्टि नहीं कर देती थीं कि बारिश का पानी पूरी तरह सुरक्षित है, तब तक मैं बाहर निकलने का जरा भी जोखिम नहीं उठाता था। यही वो सबसे बड़ा तरीका था जिसने इस भयानक ज़ॉम्बी वायरस को मेरी आलीशान जिंदगी को प्रभावित करने का मौका दिया। जमीन पर मौजूद संचार नेटवर्क अब पूरी तरह से ठप हो चुके थे। विज्ञापन बहुत पहले ही बंद हो चुके थे। एनपीसी अब केवल रेडियो के जरिए संदेश भेज सकते थे, लेकिन मैंने उस पुराने कबाड़ का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे ऊपर मौजूद हजारों सैटेलाइट मुझे पूरी धरती को रियल टाइम में देखने की सुविधा दे रहे थे। जैसा मैंने सोचा था, वायरस पक्षियों के जरिए फैलने लगा। जैसे ही वायरस छोटे और कमजोर द्वीप देशों तक पहुंचा, पूरा द्वीप पल भर में नरक बन गया। खिलाड़ियों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। अब केवल 30 खिलाड़ी बचे थे। उसी समय एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी पक्षी फ्यूचर आइलैंड की सीमा तक उड़कर आ गया। जैसे ही वो बिजली के सुरक्षा ग्रिड से टकराया, हाई वोल्टेज ने उसे तुरंत राख बना दिया, लेकिन उसका एक पंख ग्रिड की दरार से अंदर आ गया। जमीन पर गिरने से पहले ही एक रोबोटिक कुत्ते ने आग की तेज धार छोड़कर उसे भी जला दिया। वो पक्षी जरूर प्रशांत महासागर के किसी दूसरे द्वीप से आया होगा। उस दिन के बाद हर रोज पक्षियों के विशाल झुंड फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे। बिजली का पूरा ग्रिड मरे हुए पक्षियों से भर गया। रोबोट पूरे द्वीप में गश्त करते पक्षियों की लाशें जलाते और ग्रिड साफ करते करते थक चुके थे। अगर फ्यूचर आइलैंड की यह हालत थी तो बाकी दुनिया कितनी भयानक होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। मैंने समुद्र तट पर रोज टहलना छोड़ दिया और हमेशा के लिए भूमिगत बंकर में रहने लगा। आज नया साल था, लेकिन पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई जश्न मनाने के मूड में नहीं था। मैं नए साल का खाना खाते हुए सर्वनाश से पहले प्रसारित होने वाला आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल कार्यक्रम देख रहा था। मुझे अपने पुराने परिवार की याद आई। अब इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। दिल का खालीपन छिपाना आसान नहीं था। मुझे वापस जाना ही था और आखिरी जीवित खिलाड़ी बनना ही था। मैंने अपने नए साल के खाने की एक तस्वीर खींचकर वांगतांग को भेज दी। सिर्फ 1 मिनट बाद उसने वही तस्वीर वर्ल्ड चैट में पोस्ट कर दी। मैं पहले से ही खिलाड़ियों की बौखलाहट की कल्पना कर सकता था। गुस्से से भरे संदेश लगातार आने लगे। प्लेयर 99 तो बड़ी शान से जी रहा है। धत्तेरे की, हमें गर्म खाना भी नसीब नहीं और उसके सामने पूरा शाही खाना रखा है। ज्यादा घमंड मत कर, अगर तू मिला तो सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं इंतजार करूंगा अगर मुझे ढूंढ पाए तो। मैंने कंप्यूटर खोला और उन 30 खिलाड़ियों की पूरी जानकारी सामने निकाल ली। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सर्वनाश से पहले ही मेरी नजर पूरी दुनिया पर थी। मेरे भाड़े के सैनिक दुनिया भर में फैले खिलाड़ियों पर लंबे समय से नजर रख रहे थे। मुझे हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी अच्छी तरह पता थी। सर्वनाश के बाद भी मेरे सैनिक मेरे जमा किए गए संसाधनों की बदौलत जिंदा रहे। वे लगातार मेरे लिए काम करते रहे और मैं उन्हें नए नए संसाधन उपलब्ध कराता रहा। पैसा ही दुनिया को चलाता है, लेकिन इस तबाह दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि संसाधन थे। अब दुनिया में 3 बड़ी शक्तियां उभर चुकी थी। पहली थी सेना। उनके पास भारी हथियार और अभेद्य किला था। वांगतांग ने अपनी माइंड कंट्रोल शक्ति से पूरी सेना पर कब्जा कर लिया था। दूसरी शक्ति थी ज़ॉम्बियों की। उनके बीच एक ज़ॉम्बी किंग जन्म ले चुका था। वो एबिलिटी यूजर ज़ॉम्बी और खिलाड़ियों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था। लुयान अब ज़ॉम्बी किंग के साथ थी और उसकी सबसे प्रिय साथी बन चुकी थी। तीसरी शक्ति थी गैंग्स। महामारी शुरू होने से पहले ही प्लेयर 128 दुनिया के सबसे खतरनाक और अराजक देश में पहुंच चुका था। अपनी शक्ति के दम पर उसने सभी गैंग्स को अपने अधीन कर लिया। उसकी अगुवाई में गैंग्स आम लोगों को लूटकर और भी ताकतवर बनते गए। बाकी बचे 26 खिलाड़ी इन तीनों गुटों में से किसी न किसी के साथ जुड़ चुके थे। प्लेयर 128 के पास गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की बेहद खतरनाक शक्ति थी। आमने सामने की लड़ाई में कोई भी खिलाड़ी उसे हरा नहीं सकता था। फिर भी इन तीनों ताकतों में गैंग सबसे कमजोर माने जाते थे। मैंने अपने स्टाइलस से प्लेयर 128 के अवतार पर टैप किया और मन ही मन कहा, सबसे पहले तुम ही इस दुनिया से जाओगे। ठीक उसी पल सिस्टम अलर्ट की आवाज फिर से गूंज उठी। सिस्टम ने घोषणा की कि अब केवल 30 खिलाड़ी ही जीवित बचे हैं। खेल की कठिनाई का स्तर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब हम लेवल 3 में प्रवेश कर रहे थे, जिसका नाम था द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। ये सुनते ही कोई एक खिलाड़ी तो मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गया। आखिरकार सर्वनाश को शुरू हुए पूरे 1 साल और 5 महीने का लंबा वक्त बीत चुका था। हर किसी के पास मौजूद सभी तरह के सप्लाईज और संसाधन पूरी तरह खत्म हो चुके थे। ऊपर से अब धरती पर एक नया हिमयुग आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस प्लेनेट पर मौजूद हर एक इंसान अब मारा जाएगा। तभी लू युआन ने मुझे चुपके से एक प्राइवेट मैसेज भेजा। उसने लिखा, मार्क, अपने मैसेजेस चेक करो मार्क। बहुत जल्द इस प्लेनेट पर केवल ज़ॉम्बी ही जिंदा बचेंगे और उनके साथ मैं भी बची रहूंगी। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और इस बात का पछतावा तुम्हें अपनी बची हुई पूरी जिंदगी में हमेशा रहेगा। इसके तुरंत बाद उसने ज़ॉम्बी किंग के साथ अपनी एक तस्वीर मुझे भेज दी। उस तस्वीर को देखकर मेरे चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई और मैंने मन ही मन सोचा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को एक साथ परलोक पहुंचा दूंगा। वो भीषण हिमयुग अब पूरे प्लैनेट पर तेजी से फैल चुका था। यहां तक कि मेरा जो ट्रॉपिकल आइलैंड था वो भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाया। फ्यूचर आइलैंड पर एक बहुत ही भयानक बर्फीला तूफान आया। इस तूफान की वजह से हमारा एरियल पावर ग्रिड सबसे पहले तबाह हुआ। इसके साथ ही वहां मौजूद विंड और टाइडल पावर प्लांट्स को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का जो बैकअप न्यूक्लियर प्लांट था वो बिना किसी रुकावट के लगातार काम कर रहा था। इस भयंकर ठंड में जो गैंग्स थे वे सबसे पहले अंदर से टूट गए। उन्होंने बचे हुए आम नागरिकों के ज्यादातर रिसोर्सेज को जबरदस्ती लूट लिया। इसके कारण उनके बीच का आपसी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनके गुटों में लगातार आपसी हिंसक संघर्ष होने लगे। इस वजह से कई खिलाड़ी एक एक करके मरने लगे।
ये सही मौका देखकर मैंने वर्ल्ड चैनल के जरिए प्लेयर 128 को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। मैंने उससे कहा क्यों ना हम दोनों एक टीम बना ले। मैंने तुम्हारे पूरे टेरिटरी में बहुत सारे सप्लाईज छिपाकर दफना रखे हैं, बस किसी तरह उन्हें अपने कब्जे में ले लो और तुम इस मुश्किल वक्त में आसानी से सर्वाइव कर जाओगे। प्लेयर 128 ने इसके कुछ ही देर बाद मुझे जवाब दिया, तुम आखिर चाहते क्या हो और भला मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम उस ज़ॉम्बी किंग को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मेरी साइंटिस्ट की टीम ने एक ऐसा ज़ॉम्बी क्योर विकसित किया है जिसे अगर तुम सिर्फ उन पर स्प्रे भी कर दोगे तो वे पल भर में पूरी तरह गायब हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरा कॉम्बैट स्टार्ट बिल्कुल शून्य है, पर मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है क्योंकि बचे हुए उन खिलाड़ियों में से तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो। केवल तुम ही इस काम को अंजाम दे सकते हो। हम इंसान इस हाड़ कपाने वाली ठंड से डरते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी उनके जीतने के चांस उतने ही बेहतर होते जाएंगे। मेरे पास चाहे कितने भी सप्लाईज क्यों ना हो, वे भी आखिर एक न एक दिन पूरी तरह खत्म हो ही जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ॉम्बी किंग के बगल में खड़ी वो प्लेयर 101 इस गेम की फाइनल विनर बन जाएगी। वो ज़ॉम्बी किंग हद से ज्यादा पावरफुल है। इस क्योर के बिना दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उसे कभी नहीं मार सकता। मेरे पास वो इलाज है और तुम्हारे पास वो बेमिसाल शक्तियां हैं। तो चलो एक साथ टीम बनाते और इन ज़ॉम्बीज का खात्मा करते हैं। इस तरह बात करके मैंने प्लेयर 128 का भरोसा जीत लिया। इसके बाद मैंने अपने मर्सिनरीज को सप्लाईज के एक बड़े जत्थे के साथ वो ज़ॉम्बी क्योर डिलीवर करने के लिए भेजा। उस गैंग ने उस क्योर का टेस्ट करने के लिए उसे एक ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल करके देखा। वो क्योर शरीर पर पड़ते ही वो ज़ॉम्बी दर्द से बुरी तरह चीख उठा और देखते ही देखते खून के एक तालाब में बदल गया। यही नहीं, उसके शरीर के भीतर मौजूद वो घातक वायरस भी पूरी तरह नष्ट होकर शुद्ध हो गया। ये चमत्कार देखकर प्लेयर 128 के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर इस पूरी दुनिया में अंत में सिर्फ वो और मैं ही बचेंगे तो मुझे मारना उसके लिए चुटकियों का खेल होगा। उसकी नजरों में मैं इस गेम का सबसे कमजोर खिलाड़ी था, इसलिए इस वक्त मेरे साथ गठबंधन करना ही उसके लिए बिना किसी शक के सबसे बेस्ट ऑप्शन था। फिर एक रात उस ज़ॉम्बी क्योर से लदे हुए सैकड़ों ड्रोन चुपचाप उस ज़ॉम्बीज के विशाल झुंड की तरफ उड़े। उस समय ज़ॉम्बी किंग अपनी बाहों में लू युआन को समेटे हुए आराम से सो रहा था, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता हद से ज्यादा तेज थी, इसलिए उसने तुरंत ही हवा में कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा लगा लिया। वो फौरन अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उठते वक्त भी वो लू युआन को चादर से अच्छे से ढकना नहीं भूला। तभी आसमान से बर्फ की गिरती बूंदों के साथ वो भारी मात्रा में भेजा गया क्योर भी नीचे गिरने लगा। बर्फ के साथ मिलकर वो दवा हर तरफ मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगी। जैसे ही वो क्योर वहां मौजूद ज़ॉम्बीज के शरीर पर पड़ा, वे सब असहनीय दर्द से तड़प तड़प कर चीखने लगे। एक के बाद एक वे सारे ज़ॉम्बीज गलकर खून में बदलने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर ज़ॉम्बी किंग गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। उसने जोरदार छलांग लगाई और नीचे कूद गया। उसने अपनी हथेलियों से रोशनी की बेहद तेज किरणें निकाली, जिससे आसमान में उड़ रहे ड्रोन एक एक करके चकनाचूर होने लगे। ठीक उसी समय प्लेयर 128 बाकी सभी खिलाड़ियों की अगुवाई करते हुए तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसने आते ही अपनी खतरनाक ग्रेविटी पावर को एक्टिवेट कर दिया और अपनी उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के दम पर उसने ज़ॉम्बी किंग को जमीन से पूरी तरह जकड़ दिया। वो बेहद शक्तिशाली ज़ॉम्बी किंग उस भयंकर दबाव के कारण अपनी कलाई तक को ऊपर नहीं उठा पा रहा था। मौका देखते ही कई खिलाड़ी एक साथ उसकी तरह तेजी से झपटे। तभी उस बेबस पड़े ज़ॉम्बी किंग के गले से एक बहुत ही भयानक और जोरदार दहाड़ गूंज उठी। अंधेरे और साये में छिपे हुए ज़ॉम्बीज बंदरों की तरह अचानक उन खिलाड़ियों पर झपट पड़े। ये देखते ही प्लेयर 128 ने एक बार फिर अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल किया। गुरुत्वाकर्षण के भीषण दबाव के कारण वहां खड़ी ऊंची ऊंची इमारतें टूटकर बिखर गईं और भरभरा कर ढह गईं। उन ज़ॉम्बीज के ऊपर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े आकर गिरे, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी किंग भी उन सभी के साथ उसी भारी मलबे के नीचे दफन हो गया। ये नजारा देखकर प्लेयर 128 के चेहरे पर जीत की एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि ये भारी चट्टानें ज़ॉम्बी किंग को टुकड़ों टुकड़ों में कुचलकर मारने के लिए काफी थी। उधर लू रुयान बालकनी पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने डर के मारे अपने चेहरे को ढक लिया और जोर से चीख पड़ी। तभी प्लेयर 128 ने अपनी उंगली से एक इशारा किया और देखते ही देखते लू रुयान के पैरों के नीचे की छत ढह गई। वो उस ऊंचाई से सीधे नीचे गिरने लगी। इतनी ऊंचाई से गिरने का सीधा मतलब था निश्चित मौत। लेकिन ठीक उसी नाजुक मोड़ पर ज़ॉम्बी किंग मलबे को चीरते हुए धमाके के साथ बाहर निकला और उसने हवा में ही लू रुयान को लपक कर बचा लिया। ठीक उसी पल ज़ॉम्बी किंग ने अपने एक हाथ से अनगिनत बारीक रेशमी धागे हवा में छोड़े, जिन्होंने देखते ही देखते प्लेयर 128 को चारों तरफ से जकड़ लिया। अचानक लगे इस झटके से प्लेयर 128 का चेहरा खौफ के मारे एकदम सफेद पड़ गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ऐसी कोई चाल भी हो सकती है। ज़ॉम्बी किंग ने उन धागों को हल्के से अपनी तरफ खींचा। धागों के खींचते ही प्लेयर 128 का शरीर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्लेयर 128 का पूरा शरीर उस ज़ॉम्बी की ओर से लदा हुआ था। जैसे ही उसका शरीर फटा, दवा के वो सारे पैकेट्स खुल गए और उन्होंने ज़ॉम्बी किंग को चारों तरफ से घेर लिया। लू रुयान बेबस होकर चीखने लगी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी किंग को पिघलकर खून के तालाब में बदलते हुए देख रही थी। वो डर के मारे पूरी तरह बदहवास हो चुकी थी। ये जगह उसके लिए सचमुच नर्क बन चुकी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो बर्फ की एक कमजोर परत को तोड़कर नीचे गहरी बर्फ में गिर गई। इस बार उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था।
किसी दूसरे के प्यार पर टिकी हुई ताकत आखिरकार इतनी कमजोर साबित हुई कि वो वक्त आने पर काम ना आ सकी। इसके साथ ही वर्ल्ड चैट पर 12 और खिलाड़ियों के नाम धुंधले यानी ग्रे हो गए। मैंने अपनी डायरी में एक एक करके उनके नंबरों को काटना शुरू कर दिया। जब मैं नंबर 128 पर पहुंचा तो वहां उसकी कमजोरी साफ साफ लिखी हुई थी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की शक्ति उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती जिनका मास बहुत ही कम होता है, जैसे कि ज़ॉम्बी किंग के वे बारीक रेशमी धागे। मुझे दुश्मनों के बीच की इसी इंफॉर्मेशन गैप का फायदा उठाकर ऐसी जंग लड़ना पसंद है जिसे मैं कभी हार ही ना सकूं। अब इस खेल में मेरे सामने केवल एक ही विरोधी बचा था और वो था वोंग टांग, जिसने पूरी मिलिट्री पर अपना कब्जा कर रखा था। वो इस खेल को खत्म करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। उसने सीधे वर्ल्ड चैट पर मुझे ललकारते हुए लिखा, ये खेल हमेशा से सिर्फ समझदार लोगों के लिए रहा है। मार्क, तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन हर खेल में कोई ना कोई हारने वाला जरूर होता है। बेहतर होगा कि तुम अभी खुद को मार डालो ताकि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने के टॉर्चर से बचा सकूं। मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे पास कुछ मर्सिनरीज हैं, लेकिन वे मेरी इस मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ गंदा पैसा है, लेकिन मेरे पास मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और घातक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का पूरा बेड़ा है। तुम जहां चाहो वहां छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। उसका ये मैसेज पढ़कर मैंने चैट में पलटकर उसे ठिंगा दिखा दिया। वोंग टांग की माइंड कंट्रोल की शक्ति बहुत खतरनाक थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उसे सामने वाले के आमने सामने होना पड़ता था। जब तक मैं अपने इस अंडरग्राउंड बंकर के भीतर सुरक्षित छिपा रहूंगा, वो अपनी उस शक्ति से मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि वो इस हद तक चला जाएगा। उसने सीधे फ्यूचर आइलैंड को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइल्स दाग दी। देखते ही देखते फ्यूचर आइलैंड पर एक साथ कई मिसाइल्स की भयंकर बारिश होने लगी। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब मेरा नाम ऑफलाइन नहीं हुआ तो वोंग टांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरान होकर कहा, मार्क, तुमने वाकई अपने छिपने के लिए बहुत ही मजबूत ठिकाना बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं खुद तुम्हें वहां से घसीटकर बाहर निकालूंगा। इसके तुरंत बाद वो अपने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर खुद फ्यूचर आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। समुद्र में मैंने जो रीफ्स खड़ी की थी वे उसके भारी जहाज के सामने कुछ भी साबित नहीं हुई। जब वो फ्यूचर आइलैंड की धरती पर उतरा तो पूरा टापू धुएं के काले बादलों से ढका हुआ था। वहां के पहाड़ पूरी तरह समतल हो चुके थे, जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और हमारे बनाए सारे डिफेंसेस पूरी तरह तबाह हो चुके थे। उसने मलबे के बीच से साफ दिखाई दे रहे हमारे अंडरग्राउंड बंकर के खुले हुए एंट्रेंस को देखा और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई, जैसे मैं उसके चंगुल में फंस चुका हूं। उसने तुरंत अपने सैनिकों को भारी हथियारों से उस एंट्रेंस पर गोलाबारी करने का हुक्म दिया। कई राउंड की भीषण गोलाबारी के बाद वो मजबूत दरवाजा उड़ गया और अंदर जाने का एक रास्ता साफ दिखाई देने लगा। मैंने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत उसे एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजी। उसने बहुत ही घमंड से मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया और उस घने अंधेरे से भरी सुरंग के मुहाने पर देखते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है मार्क, अब रहम की भीख मत मांगो। उसने अपना सिर एक झटके से हिलाया और अपने आदमियों को अंदर जाने का इशारा कर दिया। उसका प्लान मुझे वहां से घसीटकर बाहर निकालने का था। तभी वीडियो में मैंने बड़ी शांति से अपने पीछे फैले अनंत ब्रह्मांड की तरफ इशारा किया। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर था? अपनी कमबख्त आंखें खोलो और देखो कि मैं असल में कहां हूं। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, फ्यूचर आइलैंड पर एक जबरदस्त परमाणु धमाका हुआ। प्लेयर 100 का नाम आखिरकार स्क्रीन पर धुंधला होकर गायब हो गया, यानी वो मारा गया। सिस्टम से जीत की एक तीखी धुन गूंज उठी। प्लेयर 99 को बहुत बहुत बधाई। इस गेम को पूरा करने वाले इकलौते विनर यूव ने खेल को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। दरअसल वोंग टांग के पास एक ऐसा प्लेयर काम कर रहा था जिसके पास खास एबिलिटी थी। वो किसी भी फोटो को देखकर उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा सकता था। वैसे तो ये एक बेहद बेकार सी एबिलिटी थी, लेकिन वोंग टांग अच्छी तरह जानता था कि उसे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसने मुझे अनगिनत वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजी थी ताकि वो स्क्रीनशॉट लेकर मेरी लोकेशन को ट्रैक कर सके, लेकिन मैंने कभी उसकी कॉल नहीं उठाई। इसके बाद न्यू ईयर्स ईव पर मैंने खुद उसे एक फोटो भेजी। उसने मन ही मन मुझे बेवकूफ समझा और खुशी खुशी मेरी लोकेशन को ट्रैक कर लिया। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब सारे गैंग्स और ज़ॉम्बी किंग आपस में लड़कर खत्म हो जाएं, ताकि वो बीच में आकर सब कुछ हथिया ले। इसी वजह से उसने मुझे बम से उड़ाने का फैसला किया था। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता था कि मुझे ये न पता हो कि उसके पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं। वो फोटो जानबूझकर उसे लीक की गई थी ताकि उसे लालच देकर फ्यूचर आइलैंड पर बुलाया जा सके। फोटो भेजने के तुरंत बाद मैं फ्यूचर आइलैंड से बाहर निकल गया था। सिस्टम ने मुझे इनाम के तौर पर एक मौका दिया था जिससे मैं अपने सारे सामान के साथ पलक झपकते ही कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। बस इसी इनाम की मदद से मैं सीधे एक स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि सिस्टम ने मुझे वापस धरती पर लौटने का कोई रास्ता नहीं दिया था। यही वजह थी कि मैं इस इनाम का इस्तेमाल खेल के बिल्कुल आखिरी पल तक नहीं कर सका। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही ऐसी ही और भी धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।